के खिलाफ INDIA के यूनाइटेड होने के बाद अब सभी जगह पर देश के अलग अलग राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां एक अलग चर्चा शुरू हो गई है बड़े भाई और छोटे भाई का। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बड़े भाई की भूमिका की बात कही जा रही है, तो वहीं JMM जिताऊ उम्मीदवार का राग छिड़ रहा है। UPA का नाम बदलकर अब INDIA हो गया है। INDIA में फिलहाल 26 दल शामिल हैं। इसमें खासकर क्षेत्रीय दलों पर सबकी निगाह टिकी है। लगभग सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में अपनी ताकत के अनुसार लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। झारखंड में भी JMM के अंदर कुछ इसी तरह की खिचड़ी पक रही है। वैसे अब तक गठबंधन की सूरत पर कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका यानी लोकसभा की ज्यादा सीट लड़ते आई है। इस बार भी कांग्रेस का संदेश साफ झलक रहा है। झारखंड में जब भी बड़ा होगा तो JMM ही होगा, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है, इंडिया की बात आती है, तो इंडिया में तो सबसे बड़े हम हैं। इसमें कहाँ दो मत है। तो लोकसभा में आप बड़े हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी हैं, पूरे देश से में हमारे लोग चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरे देश में बड़े हैं। उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन की बात। झारखंड में कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वैसे इस ऐलान को प्रेशर पॉलिटिक्स के नजरिए से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा है। JMM का तर्क है कि विधानसभा के अंदर ज्यादा विधायक के नाते उनकी लोकसभा सीट पर ज्यादा दावेदारी बनती है। INDIA के गठन के बाद से JMM ने एक और नया तर्क दिया है जिताऊ उम्मीदवार का। विनेबिलिटी परसेंटेज, जीतने की संभावना जो सबसे ज्यादा होगी 1:1 के फाइट में, तो वहां पर तो निश्चित तौर पर उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा और इसका आकलन कैसे किया जाएगा, ये अभी तक तय होना बाकी है। वैसे ये बात जरूर है कि इस वक्त लोकसभा सीट पर चुपके उम्मीदवारों की लोकप्रियता के रिपोर्ट कार्ड जरूर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद सामाजिक, राजनीतिक और बदलते राजनीतिक समीकरण में फिट बैठने वाले उम्मीदवार पर ही दल अपना दाव खेलेंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड में एक बार फिर से बम्पर बहाली वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 26,000 शिक्षकों के लिए बहाली निकाली गई है। जानकारी के मुताबिक इसके साथ ही JSSC अब तक 35,000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए पहले भी विज्ञापन निकाल चुका है और अब 26,000 शिक्षकों की बहाली से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, पढ़ाई लिखाई भी सुचारू। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड प्रयोगशाला सहायक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक और झारखंड नगर पालिका सेवा जैसे विभागों के लिए ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। और झारखंड में बालू खनन पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, लेकिन इसका कोई भी असर बालू माफियाओं पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बालू माफिया अभी भी बेखौफ होकर बालू का खनन कर रहे हैं। आपको बता दें कि खनन विभाग के ऑफिस से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हरला थाना क्षेत्र के भातुआ गांव के पास दामोदर नदी के पास अवैध बालू का कारोबार जारी है। यहां दामोदर नदी से बालू का उठाव कर पहले स्टॉक किया जाता है, फिर उसे गाड़ियों के माध्यम से शहर में अधिक कीमत पर बेचा जाता है। जबकि अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बालू खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। DC की ओर से भी बालू खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है, लेकिन वो भी आई वॉश नजर आ रहा है। इधर खनन निरीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। जानकारी मुझे आप ही के द्वारा अभी प्राप्त हुई है। इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हम करेंगे। इसमें जो है अभी NGT का रोक लगा हुआ है, तो किसी भी हाल में अभी अवैध खनन नहीं किया जाएगा। इस पे हम लोग जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करेंगे। बोकारो जिले में NGT लागू होने के बाद भी बालू का अवैध कारोबार जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। हम बताते चले कि हरला थाना क्षेत्र के भतुआ जो दामोदर नदी किनारे है, वहां बालू का भारी स्टॉक रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विभाग के अधिकारियों को यह पता नहीं है, लेकिन विभाग के अधिकारी
इस ओर ध्यान देना नहीं चाहते। हम खड़े हैं जिला खनन विभाग कार्यालय में, आप तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो डीएमओ है वो जब भी आइए वो रहते नहीं है। जब भी इनके फोन में अगर कॉल कीजिएगा तो वो ऑफिस में और मीटिंग की बहाना करके वो यहाँ से निकले हुए रहते हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर है उनको जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन आखिर जब डीएमओ विभाग और टास्क फोर्स जिले में उपायुक्त ने बना दी है, उसके बावजूद अगर बालू का अवैध कारोबार हो रहा है और भारी मात्रा में अगर स्टॉक रखा हुआ है तो इसे आप क्या कह सकते हैं। इसमें यही बात समझ में आती है कि बिना विभाग के मिलीभगत से और बिना पुलिस के मिलीभगत से इतना बड़ा बालू का अवैध कारोबार नहीं हो सकता है। ऐसे में देखना यह है कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है और बालू को जब्त कर इसका ऑक्शन करती है या फिर आईवास करने का काम करती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर पूर्णिया के युवा अमित कुमार ने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई है और इस फैक्ट्री में सोयाबीन से टोफू बनाए जाते हैं, पनीर बनाए जाते हैं, दही और रसगुल्ला बनाया जाता है। अब इस फैक्ट्री से अच्छी आमदनी भी हो रही है। अमित कुमार ने यहां पर कई सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्योग विभाग से 9 लाख रुपए का अमित ने लोन लिया था, जिसके बाद स्टार्टअप की थी। अमित सिंह के स्टार्टअप का जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी में एक अमित सिंह है, जो आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से यहाँ पे छोटा सा एक सोयाबीन का पनीर बनाने का एक फैक्ट्री लगाए हुए हैं। किस तरह से ये काम कर रहे हैं और कितना बेनिफिट हो रहा है, इनसे बात करते हैं। अमित जी, ये जो बना रहे हैं आप किस तरह से बना रहे हैं? हमने श्री कोसी के नाम से, श्री कोसी टोफू पनीर के नाम से, श्री कोसी दही के नाम से मार्केट में अपना लंच किए हुए हैं। पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसको खाने से पब्लिक का कई तरह का बीमारी से लड़ने का ताकत मिलेगा, बच्चे का ब्रेन विकास होगा, बच्चे का बॉडी का जल्दी से ग्रोथ होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और मसल सेल्फ मजबूत होगा, बच्चे का हड्डी मजबूत होगा। या कोई भी बच्चे बूढ़े जो भी खाएंगे उसके शरीर में एक अच्छा एनर्जी प्रदान होगा। मार्केटिंग का काम करती है, मार्केटिंग का काम ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। मार्केटिंग का भी तो इतना नहीं चल रहा, लेकिन पकड़ रहा है, धीरे धीरे लोग पकड़ रहा है। क्या क्या लेके जाते हैं? अभी पनीर लेके जा रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर अपना सोयाबीन का एक फैक्ट्री डाले हुए हैं और इससे पनीर, दूध, कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं और इसका मार्केट में भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। और सबसे खास बात ये है कि ये रोग प्रतिरोधक भी है, कई तरह के बीमारियों में भी ये फायदा होता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। और झारखंड में नक्सलियों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले गुमला में अब सिर्फ एक ही नक्सली बच गया है। अब इस इलाके में सिर्फ सब जोनल कमांडर रंथू उरांव बचा है। अगर रंथू ने सरेंडर कर दिया या फिर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया तो गुमला और कुरुमगढ़ का पूरा इलाका नक्सल मुक्त हो जाएगा। रंथू उरांव को पकड़ने के लिए गुमला पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। झारखंड राज्य की जो उग्रवादी आत्मसमर्पण और जो पुनर्वास नीति है, नई दिशा, उसके माध्यम से प्रभावित होकर के बहुत सारे उग्रवादियों ने झारखंड राज्य में विभिन्न जिलों में सरेंडर किया। बचे हैं कुछ उग्रवादी जैसे कि रंथू उरांव, उनको भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो भी झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति की फायदा उठाए और जल्दी से मुख्य धारा में शामिल हो। हम लोग लगातार अभियान चलाते रहेंगे और पुलिसिया कार्रवाई के इंतजार ना करना पड़े, इसलिए उनसे अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि सभी लोग जो भी भटके हुए नौयुवक है अपने मुख्य धारा में शामिल। और अब बात करेंगे बोकारो सदर अस्पताल की व्यवस्था की। तो बोकारो सदर अस्पताल में मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं उनमें से 1 या 2 दवाई वहां मिलती है, इसके अलावा सारी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। जब इस मामले पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवा की कमी नहीं है। कहाँ आए थे? दिखाने सदर। क्या मिला? दवाई मिला? हाँ, 2 गो। कितना दवाई लिखा था? 4 गो। कै गो मिला? 2 गो मिला। क्या बोला फिर? 2 खरीदने के लिए, दिखाने के लिए डॉक्टर पास। तो दवाई तो लिख दिया है, यहाँ पे दवाई अभी मिला नहीं है हम लोग को। क्या बोला? बोला कि बाहर से ले लीजिए। बोले ना कि अंदर क्यों नहीं मिला? हाँ, बोल रहा है कि अभी नहीं देंगे, अभी स्टार्टिंग है, 2-3 महीना बाद से
चालू होगा। दवाई तो है सर, दवाई पर जितना लिस्ट में है उसका 80 to 90% मेरे पास दवाई है। तो थोड़ा सा स्किन में रेंज इन लोग बहुत ज़्यादा लिख देता है, जबकि हमने सारे डॉक्टर्स को बोला है कि जो अवेलेबल दवाई है उसको लिखिए, यदि और आपको ऊपर से लगता है तो ऊपर से, जब बहुत ज़रूरत है तो आप लिखिए। वहीं किशनगंज में हर साल कनकई नदी काफी तबाही मचाती है और कई सारे ऐसे गांव होते हैं जिसका संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे में एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। इस बार बहादुरगंज प्रखंड का खाड़ी टोला मुसलडंगा गांव हर साल की तरह फिर से कटाव का मार झेल रहा है। गांव तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी गांव में नहीं पहुंच पाती है। पहले गांव तक जाने के लिए एक प्रधानमंत्री सड़क हुआ करती थी, लेकिन सड़क का 400 मीटर हिस्सा विभागीय उदासीनता की वजह से 2 साल पहले कनकई नदी में समा गया। अब गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।